Hello students, welcome back to our YouTube channel आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसी सेल का ईएमएफ क्या होता है, बैटरी मैकेनिज्म क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, साथ में कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री देखा था, जिसमें पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखा था, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखा था, इक्विपोटेंशियल पॉइंट से हम कैसे सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में हम लोगों ने पढ़ा था पाथ सिमेट्री क्या होती है, पाथ रिडक्शन मेथड क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास सर्किट थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे बेसिक रूल जो इलेक्ट्रिसिटी पूरी गवर्न करती उन्हीं से। अगर ये रूल वैलिड नहीं होते किसी सर्किट के अंदर, इसका मतलब वो वैलिड सर्किट ही नहीं होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस, किरचॉफ्स लॉज फॉर डीसी नेटवर्क्स, यहां पर पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पढ़ेंगे, मेश एनालिसिस देखेंगे, लूप एनालिसिस जिसे कहा जाता है, नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे हम लोग, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विद पी बाई क्यूज। तो सबसे पहले यहां पर डिस्कस करते हैं कि जो किरचॉफ्स ने रूल दिए थे किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, वो रूल कैसे थे और वो कब वैलिड रहते कब वैलिड नहीं रहते हैं। तो याद होगा हम लोगों ने दो तरह के नेटवर्क के बारे में बात किया था। एक तो नेटवर्क थे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, और दूसरे नेटवर्क दिए गए थे वो थे लंप्ड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कैसे होते हैं? ऐसे नेटवर्क जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगे होते हैं वो फिजिकली सेपरेटेड रहते हैं, किसी को उठा के कहीं पर भी लगा दो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में ऐसा नहीं होता, तो डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए रूल वैलिड भी नहीं है। किसी लंप्ड आइसोलेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए इन्होंने रूल बनाए थे, और वो रूल किस पर बेस्ड है? तो एक रूल बेस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और दूसरा रूल बनाया था इन्होंने, वो किस पर बेस्ड था? वो था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दोनों पर बेस्ड हैं दोनों के दोनों रूल। अगर ये रूल वैलिड नहीं होते किसी सर्किट के अंदर, अगर अप्लाई नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो वैलिड सर्किट ही नहीं होगा। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके दोनों रूल। पहला रूल क्या है? पहले रूल को हम किरचॉफ्स करंट रूल कहते हैं, फर्स्ट रूल कहते हैं, या फिर हम केसीएल कहते हैं। इन जनरल हम शॉर्टकट में इसे केसीएल ही बोलेंगे। According to KCL, the total current flowing towards a junction point, ये देखो यहां पर लिखा है टोटल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट क्या होता है? ऐसे तीन या तीन से ज्यादा ब्रांच जहां पर आकर के कंबाइन होती है उसे हम जंक्शन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जंक्शन पॉइंट क्या होता है? जहां तीन या तीन से ज्यादा ब्रांच आकर के कंबाइन होती है किसी सर्किट के अंदर, उसे हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जंक्शन पॉइंट हो गया। इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट जंक्शन पॉइंट। देखो ये पॉइंट क्या लिखा गया है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग तरह से समझते हैं। पहला ये है कि अगर कोई जंक्शन कंसीडर किया जाए, उस जंक्शन के ऊपर जितनी करंट आ रही है सेम अमाउंट ऑफ करंट वहां से लीव कर रही होगी, दैट इज केसीएल। और अगर ऐसे नहीं लिखना तो इस तरह से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू केसीएल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली जितनी भी करंट होती है उनका अलजेब्रिक सम जो लिखा जाता है वो जीरो लिखा जाता है। अलजेब्रिक सम मतलब इनकमिंग करंट का कोई साइन होगा, आउटगोइंग करंट का कुछ साइन होगा, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लिया जाता है। कौन सा साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा। कोई भी जंक्शन पॉइंट अगर लिया जाता है, उस जंक्शन पर अगर करंट आ रही है तो जितनी करंट वहां पर आती उतनी करंट ही वहां से लीव कर जाती है, क्योंकि जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। तो जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया, इसका मतलब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। तो ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर फर्स्ट लॉ बेस्ड है। बात करते हैं, इसका स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, इसको हम सर्किट के अंदर कैसे बनाते हैं। देखो मान लेते हैं कि यहां पर एक ये ब्रांच है, एक ब्रांच इधर से आ रही है, ये सब कंबाइन हो रहे हैं किसी दिए गए पॉइंट के ऊपर। एक यहां पर है ऐसा कुछ, ये ऐसा दिया गया है, यहां पर आकर के कंबाइन हो रहे हैं। इसको नाम दे देते हैं जंक्शन जे है। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। इधर इनकमिंग करंट आ रही है, ये इनकमिंग करंट है, दैट इज I1। यहां पर ये इनकमिंग करंट है, इसको नाम दे देते हैं I2 है। और इधर ये आउटगोइंग करंट जा रही है, ये I3 है। और ये करंट भी आउटगोइंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है, दैट इज I4। यहां पर जो ये पॉइंट लिखा गया है दैट इज
जंक्शन। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच आकर ये कंबाइन होती है, उसे जंक्शन कहते हैं। ठीक, अब ये पॉइंट हो गया कि यहां पर एक जंक्शन पॉइंट लिया गया है, कोई ब्रांच का ये मतलब कोई बड़ा सर्किट हो सकता है, उसका छोटा सा ये जंक्शन पॉइंट लिया गया है, इसमें अलग अलग ब्रांच से करंट आ रही हैं। तो जितनी करंट यहां पर एंटर करती उतनी करंट यहां से लीव कर जाती, यही है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लिखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहां पर दिया गया था, इन्होंने कहा था टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहां से लिख सकते हैं हम आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउटगोइंग। ये है पहला केस। इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले स्टेटमेंट का ये मतलब है जितनी टोटल इनकमिंग करंट आ रही है उतनी टोटल आउटगोइंग करंट जाएगी, क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता जंक्शन के ऊपर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन कैसे एक ही है वो समझते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं यहां पर, तो इनकमिंग करंट कितनी है, इनकमिंग करंट है हमारे पास I1 प्लस I2, और आउट गोइंग करंट कितनी है, तो आउट गोइंग करंट है I3 प्लस I4। ये हमारे पास आउट गोइंग करंट है। तो वो इनकमिंग करंट हो गई, ये आउट गोइंग करंट हो गई। समेशन I इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो क्या वैसी इक्वेशन आती है या नहीं आती है, तो यहां पर हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। दो अलग अलग तरह के साइन कन्वेंशन यूज किए जाते हैं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वो यूज कर सकते हैं। दो अलग अलग साइन कन्वेंशन है इसके लिए। पहला साइन कन्वेंशन लिखा जाता है यहां पर साइन कन्वेंशन पहला साइन कन्वेंशन होता है आई इनकमिंग पॉजिटिव लेना है, ठीक है, आई आउट गोइंग ये कैसा है, निगेटिव लेना है। ठीक है, इसका अपोजिट हो सकता है और लगा के लिखेंगे आई आउट गोइंग को पॉजिटिव लिख लेते हैं और आई इनकमिंग को हम निगेटिव लिख सकते हैं। आउट गोइंग को पॉजिटिव लिखा, इनकमिंग को इस बार निगेटिव लिख दिया। इन दोनों में से कोई भी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर आएंगे, लेकिन एक ही साइन कन्वेंशन यूज करना है। इनमें से कोई भी एक का साइन कन्वेंशन सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी ठीक लगे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हो गया। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेना है, आउटगोइंग को निगेटिव लेना होगा। आउटगोइंग को पॉजिटिव लिखेंगे तो इनकमिंग करंट को निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लिखते हैं केसीएल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू केसीएल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम ये साइन कन्वेंशन लगाकर लिखते हैं तो पहला साइन कन्वेंशन अगर लगा के लिखे तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिखेंगे, तो पॉजिटिव I1 पॉजिटिव I2 लिखा जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस यहां पर माइनस में क्या लिखेंगे I3 और यहां पर माइनस में I4 लिखेंगे, इज इक्वल टू जीरो बनेगा पहले साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। इनकमिंग को पॉजिटिव, आउटगोइंग को निगेटिव लिखेंगे तो यहां से देखो क्या निकल के आएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 बन जाएगा। ये निकल के यहां से आएगा। इसी तरह से अगर हम सेकंड साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, आउट गोइंग को पॉजिटिव लिखें तो यहां पर माइनस I1 हो जाएगा, इसको निगेटिव लिखना होगा, माइनस का I2 बन जाएगा, प्लस I3 बनेगा, प्लस I4 बन जाएगा, इज इक्वल टू जीरो बनेगा। तो यहां से I1 प्लस I2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, I3 प्लस I4 के बराबर आ जाएगी। ये हो गया सेम इक्वेशन। देखो जो पहले स्टेटमेंट से आई और दूसरे स्टेटमेंट से आई, दोनों की इक्वेशन सेम रहती है। दोनों साइन कन्वेंशन में कोई एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, लेकिन एक फिक्स साइन कन्वेंशन यूज करना है। ऐसा नहीं कभी हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं कभी दूसरा यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो यूज करते हैं ये यूज करते हैं। जब भी हम यूज करेंगे केसीएल लगाएंगे तो आउट गोइंग को हम पॉजिटिव लिखते हैं, इनकमिंग करंट को निगेटिव लिखा जाता है। इसका रीजन ये होता है कि जो भी जंक्शन पॉइंट होता है इसको हम सबसे ज्यादा सुप्रीम मानते हैं कि उसी से सारी चीजें बाहर निकल रही होंगी, गॉड के जैसा। गॉड से चीजें बाहर निकल रही होती, वैसे जंक्शन से सारी चीजें बाहर निकल रही होती। तो आउट गोइंग को हम पॉजिटिव लिखेंगे, इनकमिंग करंट को निगेटिव लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई करंट सोर्स होगा तो उसकी डायरेक्शन हम नहीं बदल सकते, जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो साइन कन्वेंशन डिसाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसे लिख सकते हैं। तो ध्यान ये रखेंगे, ये साइन कन्वेंशन है, चाहे जो साइन कन्वेंशन लगाए दोनों से आंसर सेम आएंगे। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट रहेगा, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझते हैं। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किए, अभी देखा कि यहां पर क्या निकल के आ रहा है, I1
प्लस I2 और यहां पर माइनस I3 और यहां पर लिखा है माइनस I4 इज इक्वल टू 0। ये यहां पर साइन कन्वेंशन यूज किया गया था, देखो ये वाला साइन कन्वेंशन। इनकमिंग को इस बार पॉजिटिव लिखा है, आउटगोइंग को नेगेटिव लिख दिया है, पहले इक्वेशन लिख दी गई। या फिर अगर हम ये वाला भी लिखें, I1 में कौन सा होगा, माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है, क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो माइनस dq1 बाई dt माइनस dq2 बाई dt प्लस dq3 बाई dt प्लस dq4 बाई dt इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। होगा ऐसा? अगर हम इसको सॉल्व करते तो देखो ये बन जाएगा, यहां पर d ऑफ dt को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू डिफरेंशिएशन 0 बना है। इसका मतलब यहां लिख सकते हैं माइनस q1 माइनस q2 प्लस q3 प्लस q4 इज इक्वल टू 0। यहां से निकल के आएगा q1 प्लस q2 और यहां पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू q3 प्लस q4। ये दो तरीके से हम लिख सकते हैं ऐसा। KCL की ये एक सेकंड फॉर्म बन गई। जब हम लोगों ने कैपेसिटर के लिए पढ़ा था किरचॉफ्स रूल, तो वहां पर ऐसी इक्वेशन देखी थी, इनकमिंग चार्ज आउटगोइंग चार्ज के बराबर होता है। यहां पर देखो, अभी हम लोगों ने यहां पर करंट की इक्वेशन लिखी, इसको चार्ज की इक्वेशन में बदल दिया। Q1 Q2 क्या है, इनकमिंग चार्ज है, Q3 Q4 आउटगोइंग चार्ज, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है यहां पर है कि टोटल चार्ज कंजर्व है। तो यहां पर लिख सकते हैं नोट क्या होगा, KCL equation is also referred as conservation of charge equation। conservation of charge equation, ध्यान रखेंगे ये की पॉइंट है कि जो KCL इक्वेशन होती है इज ऑल्सो रिफर्ड एज चार्ज इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन, क्योंकि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मेंटेन है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर कैसे बेस्ड है, आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी। साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है वो समझ में आया होगा, सर्किट पर अप्लाई करना जरूर सीखेंगे आज ही। बात करें अगर सेकंड लॉ क्या है इसका, फर्स्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या है, सेकंड लॉ है वोल्टेज लॉ, वोल्टेज के साथ डील करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। यहां पर लिख लेते हैं इसको, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है तो इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, इन एनी क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप के अंदर कोई भी क्लोज नेटवर्क दिया गया होगा, इन एनी नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स। यहां पर क्या है देखो, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं इन द सर्किट एलिमेंट एनी क्लोज्ड पाथ या लूप या क्लोज्ड पाथ के अंदर, अभी लूप और क्लोज्ड पाथ को समझेंगे। लूप मतलब ये कह सकते हैं कोई एक बंद होना चाहिए पाथ, कोई कंप्लीट पाथ होना चाहिए जो बंद हो, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF इन द पाथ। ये पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर रजिस्टर लगे हैं और वोल्टेज सोर्स लगे हैं तो वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज का राइज होगा, और दूसरे केस की बात करें अगर, तो दूसरे अगर रेजिस्टर लगे हैं तो उन सब में वोल्टेज का ड्रॉप होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कहता है पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ब्रांच वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और लूप इज ऑलवेज 0। दोनों स्टेटमेंट एक ही लिखे गए हैं, बोलने का तरीका अलग अलग है। वो कहते हैं कि ड्रॉप जो होगा वो बराबर होगा EMF के सम के। ये कह रहे हैं कि दोनों का जो सम लिखा जाएगा, अलजेब्रिक सम लिखा जाएगा, वो 0 बनेगा। इसका मतलब ड्रॉप को अगर निगेटिव लिखेंगे तो EMF को पॉजिटिव लिखेंगे, EMF को निगेटिव लिखेंगे, ड्रॉप को पॉजिटिव लिखेंगे, ओवरऑल वैल्यू 0 बनेगी। इसको सर्किट में कैसे लगाते हैं देखो, इसका साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे हम। तो यहां पर जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, तो वहां पर बताया था कि जब भी कभी हम सर्किट में इन्हें अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में कौन कौन से साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम लोग। पहला साइन कन्वेंशन हमारे पास दिया गया, अगर ये कोई रजिस्टर है, ये R है और इसमें करंट इधर से फ्लो कर रही, दैट इज I। तो अगर ये I करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रही है, ये पॉइंट A दिया गया है और ये पॉइंट B दिया गया है।
ऐसा दिया गया है। तो जहां पर करंट एंटर करती है उसे हम पॉजिटिव लिखते हैं, यहां पर पॉजिटिव लिखते हैं, यहां पर निगेटिव लिखा जाता है। और यहां पर पॉजिटिव निगेटिव लिखेंगे, यहां पर क्या होता है, ड्रॉप इन पोटेंशियल, क्योंकि ये सप्लाई थोड़ी दे सकता है सर्किट को, पैसिव एलिमेंट हम लोगों ने जब पढ़ा था रजिस्टर के बारे में कंप्लीट क्लास, वहां भी डिस्कस किया था। ड्रॉप इन पोटेंशियल होता है, रजिस्टर में ऑलवेज ड्रॉप होगा, ऑलवेज ड्रॉप होगा, ऑलवेज ड्रॉप लिखा जाता है। जहां करंट एंटर करती है वो पॉजिटिव बनता है, जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट एंटर करती है इसका मतलब वहां पर पावर एब्जॉर्ब हो रही। जब पावर डिस्कस करेंगे तो वहां दोबारा इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझते हैं कि किसी रजिस्टर के अंदर अगर करंट एंटर करती है तो जहां पर एंटर करती है उसे पॉजिटिव, जहां लीव करती है उसे निगेटिव लिखा जाता है। और ध्यान ये रखना है कि जो ये एलिमेंट होता है रजिस्टर, जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है वो हमेशा पावर एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड केस यहां पर बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट में यह है अगर कोई बैटरी है, बैटरी है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में ये ऐसा। इसका ईएमएफ मान लेते हैं ई दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मान लेते हैं पॉजिटिव से करंट लीव कर रही है इसके अंदर, पॉजिटिव से करंट लीव कर रही है, इसका मतलब यहां पर राइज इन पोटेंशियल है, राइज इन पोटेंशियल है, राइज इन पोटेंशियल, पॉजिटिव से करंट निकलती सर्किट को सप्लाई कर रहा होगा। सी पॉइंट है, बैटरी का ही केस है कि अगर ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया, करंट पॉजिटिव में एंटर कर रही है, तो करंट अगर पॉजिटिव में एंटर करती है, यहां पर ये ई है, ये आर है, पॉजिटिव में करंट एंटर करती तो यहां पर ड्रॉप इन पोटेंशियल होगा, ड्रॉप इन पोटेंशियल लिखा जाता है। तो ये साइन कन्वेंशन होता है, ये साइन कन्वेंशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस सिर्फ इतना याद रखेंगे रजिस्टर में ऑलवेज ड्रॉप होगा, और बैटरी के केस में अगर वो डिस्चार्ज हो रही होगी तो हमारे लिए फायदा रहता है, और अगर वो चार्ज हो रही होती उस समय पर वहां पर वोल्टेज ड्रॉप बनेगा, ठीक है। इसको सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं इधर नए पेज पर समझते हैं। यहां पर ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक कोई सर्किट ऐसा बनाया गया है, यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है दैट इज R1, और यहां पर एक रजिस्टर लगाया गया है, ये है R2, एक रजिस्टर यहां लगाया गया है दैट इज R3, और यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगाया गया है प्लस माइनस, और इनको कनेक्ट कर दिया गया है कुछ इस तरह से, ठीक। इसका वोल्टेज दिया गया है V, और सर्किट के अंदर हमें KVL लगाना है कि हम कैसे लगा सकते हैं KVL। तो इसमें करंट फ्लो करेगी, पॉजिटिव एंड से करंट चलना शुरू करेगी, I करंट फ्लो करेगी। I करंट अगर फ्लो करेगी तो I करंट जहां एंटर करती है उसे पॉजिटिव लिखते हैं, दूसरे को निगेटिव लिखते हैं, इसे पॉजिटिव इसे निगेटिव लिखेंगे, इसे पॉजिटिव इसे निगेटिव लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है तो यहां पर हम कोई भी डायरेक्शन बना देते हैं। जहां पर ये जो साइन बनाते हैं ऐसा नहीं है कि हम क्लॉकवाइज ही बना सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है। वो हमारा अजम्पशन है, और अजम्पशन अगर फिक्स हो जाएगा तो अजम्पशन क्यों होगा फिर वो। यहां से आई करंट चलती, सभी में आई करंट जाएगी, देखो इसमें भी आई जाएगी, इधर से होते हुए वापस आई कलेक्ट कर ली जाएगी। अब इस सर्किट के अंदर हम केवीएल लगाना सीखते हैं, कैसे लगा सकते हैं इसके अंदर केवीएल। तो यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल, केवीएल के अकॉर्डिंग अगर बात करें इसमें हम, तो केवीएल के अकॉर्डिंग हम ये बात कर सकते हैं कि कोई भी यहां पर जो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो अलग है, यहां पर जो बुक में लिखा होता है वो थोड़ा अलग रहता है। तो ध्यान से देखेंगे जितने भी यहां पर एलिमेंट बनाए गए, चाहे वो बैटरी हो चाहे रजिस्टर हो, उनके ड्रॉप का पहला साइन हमें लिखना है। जैसे यहां बैटरी से चलते पहला साइन क्या मिलता है हमारे पास, माइनस भी मिलता है। इस सेल का वो जो यहां पर रजिस्टर लगा इसका पहला साइन क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा प्लस, तो प्लस लिखेंगे। ड्रॉप लिखेंगे तो I इंटू आर लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा I इंटू R1। इसी तरह से इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे प्लस I इंटू R2, और यहां पर लिखेंगे प्लस I इंटू R3, और वापस से देखो उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो अगर हम वहीं से चले वहीं वापस आ जाते हैं तो इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। एक तो तरीका ऐसा हो गया कि हम सबके पहले साइन यूज करके लिख लें सारी चीजों को, और लगा लेते हैं। दूसरे साइन भी लिखेंगे तो यहां से देखो इक्वेशन जो बनेगी वो इन सब में, यहां से देखो जो आई आर का समेसन बन रहा है वो किसके बराबर है, समेसन ऑफ ईएमएफ के बराबर निकल के आ रहा है। देखो पहला स्टेटमेंट यही तो था कि जितना भी ड्रॉप होता है वो किसके बराबर होता है, ईएमएफ के सम के बराबर होता है, वही निकल के आया। IR1 IR2 IR3 ड्रॉप हो गए, V के बराबर हो गए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन है।
दूसरा है सेकंड वाला साइन यूज कर लें, किसी ने कहा प्लस वी लिखेंगे हम, इसका दूसरा साइन लिखेंगे तो माइनस IR1 लिखेंगे, माइनस IR2 लिखेंगे और माइनस IR3 लिखेंगे, सबके दूसरे साइन लिख दिए और वापस जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहां से भी देखो सेम इक्वेशन आ रही, V इज इक्वल टू IR1, यहां पर प्लस IR2 बन जाएगा, प्लस IR3 बन जाएगा। ये क्या है, समेशन ऑफ EMF है, जितने भी EMF लगे होते, 2 होते तो 2 लगा देते, इज इक्वल टू क्या, समेशन ऑफ IR लिखा गया है। ये है इक्वेशन। तो यहां पर पहला ये है, दूसरा हमारे पास ये दे रखा है। दोनों में से कोई भी एक साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। हम जनरली प्रेफर करते हैं पहला साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान ये रखना है। पहला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो पहला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है, जहां पर करंट एंटर करती है रजिस्टर के अंदर उसे पॉजिटिव टर्मिनल लिखा जाता है, क्योंकि उसमें पावर एब्जॉर्ब होती है। पावर एब्जॉर्ब कैसे होती है वो देखेंगे जब पावर पढ़ेंगे हम लोग, एब्जॉर्ब पावर, डिलीवर पावर पढ़ेंगे। जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा पावर एब्जॉर्ब करता है, बैटरी पावर डिलीवर भी कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है। ये लगाना सीखा। अब अगर इस सर्किट में हम इसे लगाएंगे तो उसके लिए क्या जरूरी है, इसके स्टेप्स आने चाहिए हमें। पढ़ तो लिया कि कैसे इक्वेशन लिखी जाती हैं, पहला साइन लिखें या दूसरा साइन लिखें, दोनों से सेम इक्वेशन बनती है, दोनों से सेम रिजल्ट आएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये तो साइन कन्वेंशन हो गए कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम कैसे सर्किट के साथ डील कर सकते हैं। लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ जब इसे सर्किट में अप्लाई किया जाता है तो उसको कुछ अलग अलग स्टेप होते हैं। अलग अलग स्टेप क्या होते हैं, देखो सबसे पहले इसे हम पढ़ते हैं मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस कहा जाता है। मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस वैलिड कब रहते हैं, तो केवीएल और ओम्स लॉ को अगर बात करें, केवीएल के साथ जब ओम्स लॉ लगाया जाता है, जो भी लगा रहे थे हम लोग, केवीएल के साथ जब ओम्स लॉ लगाया जाता है तो उसे कहते हैं मेश एनालिसिस। और इसके कुछ पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए गए हैं, एक एक पढ़ते हैं, अभी लगाना सीखेंगे इसे। कह रहे हैं ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड इंसर्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ सोर्सेज विद अप्रोप्रिएट पोलैरिटीज एंड ऑल द रेजिस्टेंस। कह रहे हैं जो फिगर बना है उस फिगर को जैसा बना उस तरह से बनाओ, उनमें जो पोलैरिटी बनानी है, प्लस माइनस जो भी हम लोग लगा रहे थे, बैटरी का प्लस माइनस तो फिक्स होता है, रजिस्टर का प्लस माइनस हम डिसाइड करते हैं। करंट एंटर करती तो वहां पॉजिटिव होता है, जहां से करंट लीव करती वहां पर नेगेटिव होता है। ऐसा करने के बाद सर्किट को कंप्लीट कर दीजिए। फिर अगला स्टेप आता है मार्क ऑल द ब्रांच करंट, जितनी भी ब्रांच उसमें दिख रही हो उन सब में करंट को मार्क कर दीजिए। सम एज्यूम डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन माननी है मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज्यूम डायरेक्शन में बी रॉन्ग, जो डायरेक्शन हम लोगों ने मानी है वो रॉन्ग हो सकती है। इन सच केस आंसर ऑफ सच करंट विल बी मैथमेटिकली नेगेटिव। अगर जो हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन मानी अगर वो ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं है तो उसकी डायरेक्शन में जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू में नेगेटिव साइन रहेगा, तो वो अपने आप इंडिकेट करेगी कि अगर -2 अपर आ रहा है इसका मतलब 2 नीचे की तरफ फ्लो कर रही होगी करंट। अगला पॉइंट है मार्क ऑल द पोलैरिटीज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उन सबकी पोलैरिटी मार्क कीजिए, उनके वोल्टेज राइज मार्क कीजिए और उस डायरेक्शन में चल करके ब्रांच इक्वेशन फॉर्म कीजिए पूरी। केवीएल लगाना है डिफरेंट क्लोज पाथ के अंदर, नेटवर्क के अंदर, और ऑब्टेन करना है केवीएल इक्वेशन बना लेना है, सॉल्व कर देना है साइमल्टेनियस इक्वेशन को और करंट के लिए। और अगर करंट की वैल्यू एक बार मिल गई तो हम अननोन जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये सारे स्टेप समझ में नहीं आए तो एक क्वेश्चन पर लगा करके अप्लाई करना सिखाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड वैल्यू ऑफ वीए, वीए यहां पर दिया गया है, ये है वीए, वीए की वैल्यू बतानी है। तो वीए की वैल्यू बतानी है तो यहां पर पहला स्टेप क्या है, जो भी यहां पर डाटा दिया गया है इसमें पोलैरिटी पहले मार्क करो। पोलैरिटी तो दिख रही है बैटरी की कैसी है, तो बैटरी की पोलैरिटी फिक्स है। अब इसमें हमें करंट माननी है तो करंट मान लो, मान लेते हैं इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, ठीक है, और इस वाले में करंट फ्लो कर रही दैट इज I2। ये उस पूरे ब्रांच के अंदर करंट फ्लो कर रही है, ये लूप करंट होती हैं। ये जो I1 I2 है, I1 एंड I2, इनको हम कहते हैं लूप करंट। लूप करंट या मेश करंट कहा जाता है। ऐसा हो गया। अब इनमें देखो कंफ्यूजन क्या होता है कि जब हम इस वाले ब्रांच में करंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो जब हम इधर वाले लूप में लगाएंगे केवीएल तो हमारे लिए I1 डोमिनेटिंग होगा और इधर वाले में लगाएंगे तो हमारे लिए I2 डोमिनेटिंग होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। सॉल्यूशन में देखो क्या लिखेंगे। अगर हम पहले लूप के अंदर बात करते हैं तो पहले लूप के अंदर बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव एंड बनेगा क्योंकि यहां से करंट चल रही है, ये नेगेटिव बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव बनेगा तो ये नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव तो है ही, वापस आ जाएंगे। तो पहले में लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, पहला लिखते हैं साइन, पहला साइन लिखेंगे तो -3 लिखेंगे, -3। फिर इस वाले में जो ड्रॉप लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, +IR लिखेंगे
तो I1 इंटू में क्या लिखेंगे, RR की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, और फिर इस वाले में लिखेंगे तो प्लस का 2 लिखेंगे। लेकिन इसमें जो करंट जा रही है वो कैसी करंट है, तो I1 करंट नीचे जा रही है, I2 करंट ऊपर जा रही है, I1 के साथ हम डील कर रहे हैं तो वो डोमिनेटिंग होगी, डोमिनेटिंग होती मतलब I1 बड़ी है, तो I1 बड़ी तो इसमें करंट कितनी जा रही होगी, एक करंट ऊपर एक करंट नीचे, नीचे वाली करंट बड़ी, उसका मतलब ओवरऑल करंट नीचे बनेगी, ओवरऑल करंट नीचे बनेगी, इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2 लिखा जाएगा। ठीक है, और वापस से हम इसी पॉइंट पर आ जाएंगे, यही चलना शुरू किया था ना, देखो -30 -3 है, और ये प्लस का IR, यहां पर प्लस का IR, और यहां पर एक सेल भी दिया गया है, सेल का पहला साइन लिखेंगे तो प्लस का क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, और वापस वहीं आ गए तो इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। फिर से रिपीट करते, सर्किट में कैसे लगाया जाएगा, जहां से चलना शुरू करेंगे जो भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट दिखेंगे, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, करंट सोर्स के ऊपर तो हम केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, आगे देखेंगे कैसे केवीएल को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर केवीएल लगाया जाता है। यहां चलना शुरू करेंगे तो यहां पर -3 लिखेंगे, इस पर प्लस IR लिखेंगे, इस पर प्लस IR लिखेंगे, इसका पहला साइन लिखेंगे तो प्लस का 2 बनेगा, ये पहली इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, यहां पर बन जाएगा, देखो ये 2I1, ये I1 बन जाएगा 3I1, और यहां पर क्या लिखा गया है, तो ये वैल्यू लिखी गई -2I2, और ये +2 ये 1, तो ये बन जाएगा 1 इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड इक्वेशन बनानी सेकंड वाले में, अब सेकंड वाली इक्वेशन के साथ अगर हम लूप के साथ डील करेंगे, इसका मतलब उसकी करंट बड़ी हो गई, और उसकी करंट बड़ी होगी तो यहां से देखो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं यहां चलना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे इसके अंदर, तो यहां पर जो करंट जा रही I2 जा रही, तो यहां से एंटर करेगी, यहां लीव करेगी, वापस ऐसा होगा। लेकिन जब इस वाले में लिखेंगे तो यहां से करंट ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो ये प्लस ये माइनस बनेगा इस बार, क्योंकि हम I2 को डोमिनेटिंग मानेंगे। तो यहां से लिखेंगे, यहां पर लिखा था अकॉर्डिंग टू केवीएल, ठीक है, यहां पर फिर से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू केवीएल, अब की बार केवीएल लगा रहे हैं राइट साइड वाले लूप के अंदर, तो यहां चलना शुरू करते, कहीं से भी चलें, यहां से मान लेते चलना शुरू किया, यहां से अगर हम चलना शुरू करेंगे तो पहले एक रजिस्टर मिलेगा, तो उसका पहला साइन लिखेंगे तो प्लस का I, तो ये बन जाएगा I2 इंटू में RR की वैल्यू 1 ओम है। फिर देखो यहां पर माइनस और ये प्लस लगा है ना, बैटरी का है, तो माइनस वाला साइन लिखेंगे क्योंकि हम पहला लिख रहे हैं। फिर वापस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये माइनस और प्लस है, तो यहां पर लिख देंगे -2, और जब प्लस वाला साइन लिखेंगे तो ये प्लस लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे 2। अब की बार करंट क्या लिखी जाएगी, I2 माइनस I1 लिखेंगे, और वहीं फिर से पहुंच गए तो ये वैल्यू 0 लिखी जाएगी। समझ में आया होगा। दोबारा से यहां से चलेंगे, पहला साइन मिलेगा तो प्लस IR लिखेंगे, माइनस का 1 लिख दिया जाएगा, और वापस से इसका -2 लिखेंगे। अब I2 करंट हो गई बड़ी, इसका मतलब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे से ऊपर की जाएगी, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अगर करंट जाएगी तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, हमें पहला साइन लिखना होता है। ठीक है, आप चाहे तो दूसरा साइन लिख सकते हैं, लेकिन पहला साइन अच्छा रहता लिखना, कंफ्यूजन नहीं होती उसमें। अब क्या होगा, यहां पर देखो I2 लिखा गया है, I2 लिखा गया है, 3I2 बन जाएगा, और ये देखो यहां पर वैल्यू लिखी जाएगी -2I1, और ये वैल्यू बन जाएगी = में 3 बनेगी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, दोनों को सॉल्व कर देना, वैल्यू निकाल लेना है। दो इक्वेशन को सॉल्व करना जानते, कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्व कर सकते। देखो कैसे, यहां पर देखो 3I1 लिखा, यहां पर लिखा 2I2, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहां पर 3 लिखा तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये देखो 2 3 6 बन जाएगा, यहां पर 3 2 6 बन जाएगा। ठीक है, I1 वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो लिख देते हैं फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे तो I1 वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, यहां पर बनेगा 3 3 9, 9I2 बन जाएगा, 9I2 बन गया, और यहां पर ये तो I1 वाला टर्म कैंसिल ही हो गया। यहां पर देखो क्या बनेगा, तो 4 बन जाएगा, तो माइनस का 4I1 बनेगा, I2 बनेगा, 4I2 बनेगा, और इधर बनेगा 2 और इधर बनेगा 9, तो ये बन जाएगा 9 + 2 बनेगा। देखो सही है, एक बार फिर से, यहां पर बन जाएगा 4 तो -4 बन गया, और यहां पर बन जाएगा 9 तो 9 बन गया, और इधर बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3 3 9। ठीक, तो इसमें से अगर हमसे माइनस करवाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिल जाएगा 11। इधर देखो बन जाएगा ये 5I1 मतलब 5I2 बन जाएगा, तो यहां से I2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 11/5 एम्पियर निकल के आ जाएगी, कुछ इस तरह से ऐसा बन जाएगा। यहां पर देखो 9 4 5 बनेगा, और 9 और 2 11 बन जाएगा, 11 हो गया। I2 की वैल्यू 11/5 एम्पियर आई। अगर I2 की वैल्यू निकल आई तो I1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहां से कहीं से रख करके।
I1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। क्या निकल के आएगा, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, पहले में रख देते हैं सपोज, तो 3I1 और क्या लिखा है माइनस में 2 इंटू I2 की वैल्यू क्या निकल के आई 11/5 इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा 1 बनेगा, ऐसा है। यहां से देखो 3I1 निकल के आएगा इज इक्वल टू ये लिखा जाएगा 22/5, तो 1 प्लस 22/5 बनेगा, और इसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 27/5 और 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, देखो यहां से काटेंगे 9/5 बन जाएगा एम्पियर करंट। इतनी करंट बनेगी इस सर्किट के अंदर I1 और I2 की। अब ठीक है, I1 I2 निकाल लिया, इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लिया। अब बात आती है कि हमें बताना था VA, तो VA बताने के कई सारे तरीके हैं। कैसे, पहला तो तरीका ये हो सकता है कि हम यहां से यहां तक फिर से KVL लगा दें। अगर दूसरा तरीका देखना है तो दूसरे तरीके को देखते हैं, इधर नए पेज पर, यहां पर क्वेश्चन है, इस वाले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था यहां पर, पहले 2 ओम है फिर 2 वोल्ट है, तो यहां पर 2 ओम है फिर उसके बाद 2 वोल्ट है। पोलैरिटी कैसे है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव दिया गया है, तो ये 2 ओम हो गया। और यहां पर कुछ ऐसा पॉइंट बाहर निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाएंगी वैल्यू, ये 2 हो गया, ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 2 वोल्ट, तो ये आ गया 2 वोल्ट। अब अगर हम यहां पर एक एलिमेंट जोड़ देते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जोड़ देते हैं यहां पर ऐसा, इसका वोल्टेज दिया गया VA, ये प्लस है ये माइनस है, ऐसा है। तो अगर ये प्लस माइनस दिया गया, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहां से देखो इसके अंदर करंट कितनी जा रही, तो अगर हम उसे अपवर्ड प्लस मानते तो डाउनवर्ड करंट जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी तो देखो ये I1 माइनस I2 करंट होगी। I1 की वैल्यू कितनी आई है, I1 की वैल्यू निकल के आई 9/5, ये क्या आया है 9/5 माइनस 11/5 आया है, शायद 11/5 आया है, बिल्कुल सही है। तो यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी I1 माइनस I2 की, तो ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2/5 एम्पियर, इतनी करंट मिल जाएगी हमें। और अगर एक बार इतनी करंट मिल गई तो यहां पर ड्रॉप लिख सकते हैं, कैसे, यहां से लिख दिया माइनस VA, इस वाले में लगा देते हैं KVL, माइनस VA लिखेंगे और वापस जब इधर आएंगे तो क्या होगा इस वाले में, देखो इस वाले में यहां पर पॉजिटिव यहां निगेटिव बनेगा, तो यहां पर लिख देंगे, पहला साइन लिखते हैं हम 2 लिखेंगे, और इसमें करंट कितनी जा रही, तो माइनस 2/5 जा रही है, ठीक है। और वापस से पहला साइन लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू में 0 लिख दिया जाएगा। तो यहां से VA की वैल्यू देखो क्या निकल के आई, 2 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 5 to 10 बन जाएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाई में 5 बनेगा। देखो ये VA राइट साइड में भेज देंगे, 2 माइनस 4/5 बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 4 दैट इज 6/5 वोल्ट निकल के आएगा आंसर। ये हो गया हमारे पास VA की वैल्यू। इस तरह से भी VA निकाल सकते हैं, राइट साइड में भी VA निकाल सकते हैं। कैसे, इसको अगर ऐसे नहीं निकालना तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है 2 ओम, यहां पर एक बैटरी लगी है 2 वोल्ट की, ये 2 ओम दिया गया है। यहां पर ऐसा निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर अब की बार में कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगा है, इधर साइड में, राइट साइड से भी निकाल सकते हैं इसे, तो राइट साइड से भी निकालेंगे तो भी वैल्यू सेम ही निकल के आएगी। इसके अंदर करंट कितनी जा रही, तो मान लेते हैं पॉजिटिव या निगेटिव बन रहा है, ये VA है, तो यहां से करंट यहां जाएगी, अब या डाउनवर्ड करंट जा रही, तो यहां करंट की वैल्यू माइनस 2/5 एम्पियर बन जाएगी। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो सेम वैल्यू निकल के आएगी, VA की वैल्यू वही निकल के आएगी, वैल्यू होगी 6/5 वोल्ट्स, 6/5 वोल्ट्स निकल के आएगी। तो किसी तरह से भी सॉल्व कर लें, सर्किट के अंदर जो भी दिया गया हो उसकी वजह से हम वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें KVL इक्वेशन फॉर्म करनी होंगी, उनको सॉल्व करना होगा, I1 I2 की वैल्यू मिल जाएंगी, ब्रांच करंट जैसे मिल जाएंगे, हमें अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो भी निकालना होगा हम ओम्स लॉ से निकाल लेंगे, V = IR होता है, ठीक। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच B एंड D, यहां पर लिखा गया है, जो ये लिखा गया है B और ये D लिखा गया है, ये B है, ये B है और ये D, इन दोनों के बीच में हमें ब्रांच करंट चाहिए। तो ब्रांच करंट के लिए अभी हम लोगों ने कहा KVL लिखो, KVL इक्वेशन बनाओ। तो मान लेते हैं इसकी करंट इसमें फ्लो कर रही है I1 है, और इसकी करंट इसमें फ्लो कर रही है, ये कितनी I2 है। KVL इक्वेशन लिख देते हैं, तो KVL इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, पहला यहां से चलना शुरू करेंगे तो देखो पहला साइन लिखेंगे, सोल्यूशन है इसका, पहला साइन लिखेंगे तो क्या मिलेगा, -15 मिल जाएगा।
और फिर वापस यहां से करंट एंटर कर रही तो प्लस लिखेंगे पहला साइन, प्लस 6 मिल जाएगा, इनटू में I1 मिल जाएगा। साथ में डाउनवर्ड जा रहे हैं तो डाउनवर्ड जा रहे हैं तो पहली करंट हमारी डोमिनेटिंग होगी तो 3 लिखेंगे, लेकिन यहां पर I1 माइनस I2 लिखना पड़ेगा, वापस वहीं आ गए तो 0 लिख देंगे। इकट्ठा कर लो सारी चीजों को, ये 6 लिखा गया, 3 लिखा गया, ये बन जाएगा 9I1 और ये बन जाएगा माइनस का 3I2 और ये वैल्यू बन जाएगी 15। ठीक है, 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो 3I1 बन जाएगा, माइनस I2 बनेगा 3, ये 15 बनेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब बात करते हैं सेकंड वाले के केस में। तो सेकंड केस में अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहां चलना शुरू कर देते हैं, तो यहां पर प्लस रहेगा साइन, तो प्लस का लिख देते हैं 3 और यहां पर करंट कितनी जा रही, तो I2 जा रही है। बैटरी का पहला साइन लिखेंगे तो प्लस का 30 लिखना पड़ेगा और वापस से अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर लिखेंगे प्लस का 3। आपकी करंट कौन सी होगी, तो I2 माइनस I1 होगी, क्योंकि हम डोमिनेटिंग किसको मान रहे हैं, I2 को, इज इक्वल टू में वहीं वापस आ गए 0 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखो I2 कितना बनेगा, 3I2 और यहां पर 3I2 बन जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 6I2। ठीक है, I1 कितना बनेगा, तो माइनस का 3I1 बन जाएगा प्लस 6I2 और ये वैल्यू बन जाएगी माइनस ऑफ 30, ये बनेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 कॉमन इसमें भी ले सकते हैं, क्या निकल के आएगा, 3 कॉमन लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस I1। ठीक है, ये इक्वेशन लिख रहे हैं दोबारा, 3I1 बन जाएगा और यहां पर बन जाएगा 2I2 इज इक्वल टू में क्या है, माइनस का 10 आ जाएगा। या इसको ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, I1 माइनस 2I2 माइनस से मल्टीप्लाई करा के इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। ये पहले इक्वेशन वो दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है, बहुत इजी है, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहां पर इसको हम 3 से करा देते हैं मल्टीप्लाई, 3 से कराएंगे तो देखो 3I1 मिलेंगे, दोनों को माइनस करवा दो, तो इसमें से उसको माइनस करवा देते हैं, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करवा देंगे तो क्या मिलेगा, यहां से देखो 3 2 6 तो माइनस 6I2 मिल जाएगा और माइनस करवाएंगे तो वहां पर I2 में कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा माइनस ऑफ I2, ऐसा बनेगा। यहां पर कितना लिखा जाएगा, तो ये 30 है और माइनस लिखेंगे तो ये 5 लिखा जाएगा। सॉल्व कर दो इसे, तो ये बनेगा -6 प्लस में बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा -5 और ये क्या वैल्यू बन जाएगी, तो ये वैल्यू बनेगी यहां से I2 इज इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा, तो ये 25 बन जाएगा। इसका मतलब I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 5। 1 मिनट, I2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -5 एम्पियर, -5 एम्पियर करंट निकल के आई हमारे पास I2 की। तो I2 की वैल्यू -5 निकल के आई है, तो I1 निकाल लेते हैं। ये 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 5, यहां पर I1 माइनस I2 10 बन गया, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 2 6 बन जाएगा, -6 प्लस I2 बन जाएगा, 5 बनेगा माइनस का, यहां से 30 बनेगा, वो 5। ठीक है, तो I2 की वैल्यू -5 एम्पियर आ गई। तो I2 अगर -5 एम्पियर आया है तो यहां से I1 निकाल लो, I1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो पहली इक्वेशन में रख देते हैं 3I1 माइनस I2 कितना आया है, तो ये -5 आया है, इज इक्वल टू में 5 बनेगा, 5 से 5 कैंसिल होगा तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 निकल के आएगी। तो I1 हो गया 0, I2 हो गया हमारे पास माइनस का 5। अगर इसमें करंट अपवर्ड से डाउनवर्ड मान लेते हैं तो यहां पर करंट क्या होगी, I1 माइनस I2 होगी अगर अपवर्ड से डाउनवर्ड मानेंगे। ये वैल्यू 0 है और यहां पर वैल्यू कितनी है, -5, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर निकल के आएगी। तो 5 एम्पियर करंट यहां इस पॉइंट बी से पॉइंट डी की तरफ जा रही होगी। देखो कितनी इजी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सॉल्व तो कर रहे हैं केवीएल लगा करके, लेकिन अगर केसीएल लग रहा होता तो यहां चीजें और भी आसान हो सकती थी। लगाएंगे अभी हम केवीएल पढ़ रहे हैं तो केवीएल से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लूप इक्वेशन लिखेंगे, लूप इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, उनको सॉल्व करना होगा। इंडिविजुअल ब्रांच में बहने वाली करंट मिल जाएगी और करंट एक बार मिल गई तो कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो अननोन है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इवन अब इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। देखो 3 × I1 माइनस I2 बन जाएगा, वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जेईई मेन का क्वेश्चन है, इसमें भी यही बताना है। यहां पर जो पॉइंट लिखा गया है बताना है ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो बता सकते हैं। उसके लिए हमें करंट चाहिए होंगी, तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, तो इसमें वैसे ही मान लेते हैं ये करंट ऐसी है, ये करंट इस तरह से है, दो अलग अलग करंट मान लिया हम लोगों ने I2 और ये करंट I1 हो गई।
अब अगर इन दोनों करंट को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया तो केवीएल लिख देते हैं। केवीएल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां माइनस से प्लस तो -2 लिख देते हैं, यहां पर प्लस से माइनस की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस से माइनस की तरफ बढ़ेंगे तो लिखेंगे प्लस, और इसमें करंट कितनी जा रही है, तो ये जा रही I1 इंटू में बन गया 1 ही है। और यहां पर क्या है, अपवर्ड से डाउनवर्ड जाएगी तो हम डोमिनेटिंग किसको मानेंगे, I1 को, तो प्लस लिखेंगे 2, ये क्या लिखेंगे I1 माइनस I2 लिखा जाएगा, और इसका +4 वोल्ट लिखा जाएगा। वापस यहीं आ गए तो इज इक्वल टू 0 कर दो। इसे सॉल्व करते हैं। देखो I1, यहां एक I1, यहां 2 I1 मिलके बन जाएंगे 3 I1, ठीक है। और यहां पर माइनस का 2 I2 बन जाएगा, और इसमें देखो तो -2 + 4 इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन निकल के आई इस लूप के लिए। दूसरे लूप के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां चलना शुरू करते हैं तो ये लिखा जाएगा माइनस क्यों लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, पहला साइन लिखते हैं +1 इंटू में लिखेंगे I2, और यहां पर प्लस साइन लिखेंगे तो +4 वोल्ट लिखेंगे। यहां पर देखो -4 वोल्ट निकल के आएगा, और वापस जब इस ब्रांच में चलेंगे तो डोमिनेटिंग कौन, I2, तो I2 जहां एंटर करेगी वो प्लस और माइनस बनेगा, तो इसे लिख सकते हैं प्लस, और ये लिखेंगे 2, यहां पर बन जाएगा I2 माइनस I1 इज इक्वल टू, फिर से वहीं पहुंच गए तो 0। अब क्या है, यहां पर देखो ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गए, ये I2 है, ये I2 है, तो यहां पर बन जाएगा 3I2, और ये बन जाएगा -2I1, और इज इक्वल टू में 0 बन जाएगा। ऐसा बनेगा, तो यहां से कोई कांस्टेंट टर्म बचा ही नहीं तो वैल्यू निकाल लेते हैं। 3I2 इज इक्वल टू 2I1 बन जाएगा, ऐसा लिख दिया। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास, और ये क्या है, ठीक है, जैसा भी है, यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। 3I1 -2, I2 की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो ये बन जाएगा 2I1/3, और वापस से यहां लिख देंगे -2, सॉल्व कर देते हैं, 9I1 बन जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 4I1 इज इक्वल टू माइनस का 6 बन जाएगा, तो यहां बनेगा 5I1 इज इक्वल टू -6। तो I1 की वैल्यू देखो निकल आई, I1 इज इक्वल टू -6/5 एम्पियर, ऐसा बन गया I1। और अगर I2 निकालते हैं तो क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू, देखो यहां से ये I1 आ ही गया, I2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 इंटू में I1, तो वो क्या है, -6/5 है, कैंसिल करवा देते हैं, 3 2 6, तो माइनस का 4/5 एम्पियर करंट निकल के आएगी I2। इजी था, दोनों को सॉल्व कर दिया। अब हमें बताना क्या है, यहां पर A और B के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, तो यहां पर ये एलिमेंट जोड़ा गया है 2 ओम, यहां पर जोड़ा गया है इसके साथ में 4 वोल्ट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, यहां पर एक एलिमेंट लगा देते हैं, मान लेते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VAB दे रखा है, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड है, कुछ इस तरह से जोड़ दिया। अब क्या करना है, इसमें KVL लगा लेते हैं, तो इसमें करंट कितनी जा रही होगी, करंट देखो तो यहां पर करंट कितनी जाएगी, I1 माइनस I2, I1 कितना है हमारे पास, तो -6/5, और माइनस I2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, -4/5, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां से ये वैल्यू बनेगी -6/5 + 4/5 इज इक्वल टू -2/5 बन जाएगा। इतनी एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करेगी, तो यहां करंट जाएगी -2/5 एम्पियर करंट है। KVL लगाओ इसके अंदर, तो यहां से लिखेंगे -VAB, पहला साइन लिखते हैं ना, और इसमें लिखेंगे तो इसका पहला साइन लिखेंगे तो 2 इंटू -2/5 बन जाएगा, और इसका पहला साइन लिखेंगे तो प्लस का 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, वहीं पहुंच गए। तो यहां से देखो VAB क्या निकल के आएगा, VAB इज इक्वल टू लिखेंगे तो 4 - 4/5 इज इक्वल टू, तो ये लिखेंगे 20 - 4 डिवाइडेड बाय में 5, ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय में 5 वोल्ट्स। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हमें ब्रांच करंट निकालनी पड़ेगी, करंट निकालेंगे, उसके बाद कोई एलिमेंट के साथ इसे रिप्लेस कर देंगे जो VAB होगा, और वहां से जब वैल्यू निकालेंगे 16/5 निकल के आएगी। चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3.5 to the 10, इतने वोल्ट निकल के आएगी वैल्यू, 3.2 वोल्ट। इस क्वेश्चन के बाद अगले मेथड पर बढ़ते हैं, दैट इज नोडल एनालिसिस। हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, KVL नहीं, KVL तब लगाएं जब कोई ऑप्शन ना बचा हो, लास्ट ऑप्शन हो तो हमें KVL लगाना चाहिए, अदरवाइज हम KCL लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, खासकर नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस का मतलब होता है KCL के साथ हम ओम्स लॉ लगाएंगे। इसका मतलब है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड्स, यहां पर नोड्स है ये प्रिंसिपल नोड्स या जंक्शन।
प्रेजेंट इन द नेटवर्क, फिर कह रहा है असाइन अ जंक्शन पोटेंशियल टू ईच जंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द असाइंड जंक्शन पोटेंशियल। एक हमें रेफरेंस लेना होता है, दैट इज V इज इक्वल टू 0, एज्यूमिंग ऑल द करंट इन आउटगोइंग डायरेक्शन फ्रॉम ईच जंक्शन फ्रॉम KCL इक्वेशन। KCL इक्वेशन लगाओ, फाइंड करो। इस नोडल एनालिसिस को यहां पर हम अप्लाई करना सीखते हैं। देखो ये क्वेश्चन वही दिया गया है जिसको हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, इसको नोडल एनालिसिस से करना है। इस सेकंड वाले क्वेश्चन को हम नोडल एनालिसिस से करने की कोशिश करते हैं। अभी KVL से किया था। जैसे यहां पर दिया गया है, ब्रांच दिए गए हैं, अलग अलग ब्रांच में करंट फ्लो कर रही है, तो यहां पर जो है हमारा होगा ये सुप्रीम नोड बनेगा, तो इसे हम लिख देते हैं, इसका पोटेंशियल VC है। इसका पोटेंशियल क्या हो गया, तो इधर हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया। कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना है तो ग्राउंड कर दो इसे। अब ये पूरा का पूरा बेस ग्राउंड हो गया। बेस ग्राउंड होगा तो देखो ये 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। तो यहां पर देखो, यहां से करंट जाएगी, एक करंट यहां जाएगी, एक करंट यहां, इसको नाम दे देते हैं I1। ये हमारे पास I2 दिया गया, ये I3 दिया गया। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर में 0 बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने KCL लगाया, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखते हैं। आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव लिखते हैं, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऐसा लिखेंगे। करंट शुरू कहां से हो रही, तो VC से शुरू हो रही, कहां पर जा रही है, तो 15 ऐसा लिखा गया, ये डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाय में 6 लिख देंगे, प्लस VC से शुरू हो रही है, 0 की तरफ जा रही है करंट, डिवाइडेड बाय में यहां लिख देंगे 3, प्लस VC से करंट शुरू होकर रही -30 में जा रही है, मतलब 30 में जा रही है, और डिवाइडेड बाय में 3 इज इक्वल टू 0 बनेगा। यहां पर एलसीएम 6 मिल जाएगा, तो लिख देंगे VC माइनस 15 प्लस यहां 2, तो 2VC माइनस 2O प्लस 2VC, और ये बन जाएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। VC को कॉमन ले लो, 2 यहां पर है, 2 यहां, 4 और ये 5, 5VC, और ये बन जाएगा देखो 75। एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पर बन गया हमारे पास ये 15, और ये देखो 60 है, ये 75, ठीक है। VC की वैल्यू आ जाएगी 15 वोल्ट्स, ये आ गई हमारे पास 15 वोल्ट। तो अगर वैल्यू VC की वैल्यू 15 वोल्ट आ गई, इस वाले में करंट बतानी, तो इस वाले की करंट कौन सी है, ये वाली करंट इसी की करंट तो है, ये वाली करंट। इस करंट को लिख देते हैं, तो करंट क्या आएगी, I इज इक्वल टू V कितना निकल के आया है, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई में R कितना है 3, तो 5 टाइम्स चला जाएगा, देखो ओ एम्पियर आ जाएगा I। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं कि पहले जो निकाली थी उससे मैच करती है या नहीं करती है। तो ये निकाला गया था, कहां चला गया, ये वैल्यू निकाली गई थी हमारे पास। यहां पर देखो I2 की वैल्यू -5, मतलब I1 माइनस I2 डाउनवर्ड बना था, वो वैल्यू कितनी आई थी 5 एम्पियर, और इससे भी हम लोगों ने सॉल्व किया KVL लगा करके, यहां से वैल्यू भी 5 एम्पियर बनी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जेईई मेन का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू देखो क्या निकल के आएगी। तो यहां पर हमें बताना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। यहां पर जो क्वेश्चन लिखा गया था वो होमवर्क है, इसको क्वेश्चन पर KVL लगा, मतलब KVL लगा के सॉल्व कर दिया गया, KCL खुद ही लगाना है। इसको सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जेईई मेन का ही था, ये VA दिया गया है और यहां पर VB है। यहां से करंट निकालो, क्या है I1, इधर जो जाएगी वो I2, इधर जो जाएगी वो कितनी I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 0 के बराबर, क्योंकि पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लिया जाता है आउटगोइंग करंट का। तो यहां से लिख देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, KVL लग गया। अब इसमें ओम्स लॉ भी लगाओ, तो यहां से यहां का तो लिखेंगे VA है, माइनस क्या लिखा जाएगा यहां का, देखो तो VA यहां का लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस दैट इज 1, प्लस यहां का लिखेंगे तो इसे लिख देंगे VA। और यहां का क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसको हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया है, इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 0 है, इसको ग्राउंड कर दिया तो 0 लिखने की कोई नीड नहीं है। VA लिखा जाएगा और माइनस में VB लिखेंगे तो 0 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिखेंगे, देखो तो डिवाइडेड बाय में लिख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस, एक मिनट, यहां पर VA लिखेंगे और साथ में यहां पर लिखा जाएगा 4 -4, और डिवाइडेड बाय में इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा 2, प्लस I3 की वैल्यू लिखो तो यहां से लिखेंगे VA -4 लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय में इसका रेजिस्टेंस दैट इज 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। होगा ऐसा, सॉल्व कर देते हैं इसे, तो क्या आएगा, देखो 2 हो जाएगा एलसीएम, तो 2VA बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा 4, प्लस में VA -4 बनेगा, और ये बन जाएगा 2VA, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। 2 और 2 बन जाएंगे 5 मतलब 2 4 5 ये 5VA बन जाएगा, और यहां पर 4 और 4 ये 8 है, तो ये 8 8 1 16 बन जाएगा। तो VA की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 16/5। देखो वही आया कि नहीं आया, 5 से काटो इसे, 3 टाइम्स चला जाएगा और एक बचेगा 2 टाइम्स चला जाएगा, देखो वही उतना ही वोल्ट आया, क्योंकि VB की वैल्यू तो 0 है। यहां पर देखो 3.2 आया, और इससे पहले वाले में देखें तो
यहां पर सॉल्व किया गया था तो ये वैल्यू क्या निकल के आई थी, वापस से देखो 3.2 निकल के आया था। तो केवीएल लगाओ चाहे केसीएल लगाओ, यहां पर इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन हमें फॉर्म करनी पड़ी, लेकिन इस वाले केस में हमें इक्वेशन फॉर्म नहीं करनी पड़ी। सिंपल हम केसीएल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज नोडल एनालिसिस, और नोडल एनालिसिस से हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते, फाइनल वैल्यू सेम निकल के आएगी। तो इस तरह सर्किट को डील किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। हम चाहते हैं कि इसमें केवीएल भी अप्लाई करो और केसीएल भी अप्लाई करो, दोनों से जो रिजल्ट निकल के आए देखो वो सेम निकल के आते हैं या नहीं निकल के आते हैं। अगर दोनों रिजल्ट सेम आते हैं इसका मतलब केवीएल और केसीएल लगाना हम लोग किसी सर्किट के ऊपर सीख गए हैं। तो ये कंप्लीट क्लास थी जिसमें हम लोगों ने केसीएल केवीएल लगाना किसी सर्किट के ऊपर सीखा है। सर्किट को सॉल्व करना भी नहीं स्टार्ट किया है, सिर्फ सीखा है कि सर्किट पर लगा कैसे सकते हैं। जब बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे तो उनके ऊपर हम केवीएल केसीएल लगाएंगे, वहां से अननोन जो भी वैल्यूज होंगी उनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, इससे पहले जो क्लास हुई उनको भी रिवाइज करें, क्योंकि वो आने वाली क्लासेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बेस है वो जरूर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस फिर समझ में नहीं आएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल